हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। ये कुछ कमेंट्स हैं आप सभी के जो मुझे अनअकैडमी में मिलते हैं। आप सभी से डेली बेसिस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपके एमसीक्यू से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ आपका सपोर्ट ही है। आपको एक चीज़ पसंद आती है तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके का सपोर्ट आपका बरकरार रहेगा। तो बिना समय वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स यहां पे हैं। पहला, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 outlines the procedure in relation to investigation and punishment for contempt. The superior courts, that is the Supreme Court and High Courts, derive their contempt powers from the Contempt of Court Act of 1971, and the Contempt of Court Act of 1971 contains adequate safeguards to exclude instances which may not amount to criminal contempt as defined under section 2C of the Act 1971. तो देखो, जब भी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो एम लक्ष्मीकांत में हाई कोर्ट चैप्टर में या सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में आपको छोटा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का टॉपिक दिखेगा, लेकिन वो इनफ नहीं है दोस्तों। इसीलिए मेरा ये कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं बुक से बाहर की भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक एक्ट बना हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। वो जो एक्ट है वो बताता है कि भैया कंटेम्प्ट के लिए जो भी पनिशमेंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ग्राउंड में मतलब रियलिटी होगी क्या। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। रही बात सेकेंड स्टेटमेंट की कि यार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो कंटेम्प्ट पावर्स है वो इस एक्ट से मिलती है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहां पे आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि पावर किसने दिया, और दूसरा होता है कि जो पावर है उसको चलाना कैसे है। पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब उस पावर को यूज कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीजें इस एक्ट में मेंशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि पावर इस एक्ट ने दिया है, ये ध्यान में रखना। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हो जाएगा गलत। ठीक है, रही बात थर्ड स्टेटमेंट की कि भैया ये जो एक्ट है इसमें कुछ सेफगार्ड भी हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से इंस्टांसेस जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएंगे। तो ये तो आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ सकते हो, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि भाई अगर मतलब क्रिटिसिज्म हो रही है थोड़ी बहुत, तो ये सारी चीजें कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आती। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 3। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों, लॉ कमीशन ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, वो अपने कंटेम्प्ट पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर इन फ्यूचर ये 1971 का एक्ट आगे जाके डिलीट भी हो जाता है ना, तो भी कंटेम्प्ट के पावर में कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि भैया पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लैंप फेलोशिप। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ यूनिक एंड एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंग इंडियंस टू लर्न लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल आपने लैंप फेलोशिप के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बैचलर्स के लिए, ओके, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। The primary role of a LAMP fellow is to provide extensive research support to his or her MP for their parliamentary work। देखो, पार्लियामेंट में किसी एक पर्टिकुलर MP का बहुत बड़ा एक रोल होता है और काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो उस वर्कलोड को आप कहीं ना कहीं हल्का कर सकते हो अपने MP के साथ काम करके। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ लॉ टू बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। देखो, इंटरनेट में सर्च करना लैंप फेलोशिप के बारे में, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां पे क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन लॉ जरूरी नहीं है, कोई भी फील्ड की बैचलर डिग्री हो चलेगा। सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। लैंप फेलोशिप इज ओपन टू कैंडिडेट्स हु आर 25 ईयर्स ऑफ एज और बिलो। बिल्कुल करेक्ट। अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर है तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। या तो 24, 23, 22 जो भी है, 25 से नीचे होनी चाहिए या फिर 25 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4, दैट इज बी। इज दैट क्लियर?
तो द लैम्प फेलोशिप इट डज नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, लॉ हो साइंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस फॉर द एमपी, प्रिपेयरिंग एमपी स्पीचेस फॉर 0 hours, ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल ड्राफ्ट करना, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपको अगर आपकी एज 25 से नीचे है तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सर्च करना कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है क्या चीज़ें हैं। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में स्टेट दिए हैं और लिस्ट 2 में दिया है कि इन स्टेट को स्टेटहुड कब मिला। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया जब रिपब्लिक बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तब आज की जो स्थिति है तब वैसी स्थिति नहीं है, ये मत समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये समझते हैं कि आज अगर हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, आज गोवा एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, तो सारी चीज़ें 1950 में भी वैसे ही थी। जी नहीं दोस्तों, समय समय में बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया के मैप में हुआ है। ठीक है, सो गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर होगा गोवा बना था 1987 में, ठीक है, हरियाणा बना था 1966 में, मेघालय बना था 1972 में और सिक्किम बना था 1975 में। सो 4 1 2 3 दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, 3 स्टेटमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंडिया के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है बेसिकली। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली स्पीकर सिंस इंडिपेंडेंस हु आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल करेक्ट बात है, एकमात्र स्पीकर हमारे देश में आज तक हुए हैं जो कि डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जिन्होंने स्पीकर की पोस्ट संभालने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया था। आज तक किसी भी लीडर ने ऐसा नहीं किया है। आर वेंकट रमन इज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका आंसर भी नीलम संजीवा रेड्डी ही होगा। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र लोकसभा स्पीकर हैं जो राष्ट्रपति बने हैं भारत के, एकमात्र लोकसभा स्पीकर। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जाकिर हुसैन देश के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु हुई थी जब वो प्रेसिडेंट के पद में थे, जिसे कहा जाता है डाइंग इन ऑफिस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1 and 3 दैट इज सी। ठीक है, सो 1977 में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, NS रेड्डी, जो कि लोकसभा स्पीकर, एकमात्र ऐसे लोकसभा स्पीकर जो कि देश के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ CAG आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि CAG की सैलरी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट नहीं करते। रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो भी रिम्यूनरेशन है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ UPSC चेयरमैन इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। UPSC चेयरमैन की सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल सही। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। पहला दूसरा गलत है। क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 2। इज दैट क्लियर गाइज? सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को दोस्तों, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल UPSC। नया YouTube चैनल है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कुछ नया सिखाऊं, कुछ डेली प्रैक्टिस आपसे कराऊं, तो सपोर्ट कीजिए। उम्मीद रहेगी मुझे आप सभी के सपोर्ट की। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस चैनल को, और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। इसी चैनल में मैं आपसे मिलता रहूंगा और जो भी आगे की क्लासेस हैं उसके बारे में आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म करता रहूंगा। धन्यवाद, बाय।